A very warm welcome, dear students, and today is our last lecture on mechanical properties of fluids revision. बाकी सारे मेरे ख्याल से ये हमारा चौथा वीडियो ऑन द रिवीजन और हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं ऑन द रिवीजन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द लास्ट लेक्चर. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लैमिनार फ्लो, जिसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो. सो व्हाट इज अ लैमिनार और अ स्ट्रीमलाइन फ्लो? ये एक ऐसा स्टेडी फ्लो है बच्चों जिसमें एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड मूव स्मूथली वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक. मतलब इस फ्लो में हम क्या कर सकते हैं ना, हम लिक्विड को ना अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. मान सकते हैं कि लिक्विड बहुत सारे लेयर से बना हुआ है, तो अलग अलग लेयर्स की स्पीड अलग अलग होगी. ओके जैसे कि ये स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम टू बी लैमिनार फ्लो. जैसे कि मैं तुमको समझाता हूँ, ये डायग्राम को देखो. समझो किसी एक लेयर की वेलोसिटी बच्चों है v, लेट अस से किसी भी एक लेयर की वेलोसिटी इसकी है v लेट अस से, और इसकी वेलोसिटी है v प्लस डी एंड दिस टू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dx. तो तुम देखोगे ना, एज यू मूव फ्रॉम द बॉटम टुवर्ड्स द टॉप द वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग. इस टाइप का कुछ जो फ्लो होता है इसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो इट इज़ अ स्टेडी फ्लो in which the adjacent layers of the fluid move smoothly one over the other. अच्छा, मतलब हर एक पॉइंट पे ना वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स्ड होती है. यहाँ पे v होगी, यहाँ पे v प्लस डी वी होगी, हर जगह वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स्ड होती है. नॉट ओनली दैट कि अगर हम लिक्विड में नीचे से ऊपर की तरफ जाए, जैसे कोई रिवर है, अगर कोई रिवर में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो स्पीड लेयर्स की बढ़ते जाएगी. और रिवर का कौन से लेयर का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है बच्चों? टॉप मोस्ट वाले का. इन अदर वर्ड्स यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा है, द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद डिस्टेंस. और याद रखना बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, dv कितने डिस्टेंस में dx. तो याद रखना, ये एक छोटी सी बात है जो सबको याद रखनी चाहिए बच्चों को, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस दैट इज dv बाई dx. पता नहीं यहाँ नहीं लिखना चाहिए, एक मिनट रुको, इसी पे लिख देता हूँ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. नाम याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. एक और भी टाइप का फ्लो होता है जिसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो. और टर्बुलेंट फ्लो मतलब बहुत अजीब तरह का फ्लो होता है, मतलब उसमें कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है. लिक्विड किसी भी तरह रैंडमली मूव होता है, राइट. सो इट इज़ अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट सो दैट देर इज़ नो स्टेडी फ्लो एंड द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूसली कुछ भी हो सकता है, मतलब लिक्विड किसी भी तरह से चलता है. जैसे कि एक फ्लडेड रिवर है ना, या एक टैप नल में से पानी आ रहा है और वो बहुत स्पीड में आ रहा है पानी, राइट. सो ये सारे टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल्स हैं. मैं तुमको बताता हूँ, देखो एक एग्जांपल देता हूँ लैमिनार और टर्बुलेंटली. समझो मैंने अगरबत्ती जला ली और ऐसे पकड़ लिया अगरबत्ती के स्टिक को, इंसेंस स्टिक बोलते हैं जिसको, या अगरबत्ती की लकड़ी को ऐसे पकड़ लिया मैंने, तो उसमें से जो स्मोक निकलता है ना ऐसे, वो एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता है. उसको तुम लैमिनार फ्लो बोल सकते हो. लेकिन अगर तुमने फ़ैन चालू कर ली ना, फ़ैन, तो वो धुआं कुछ अजीब तरह से चलने लगता है रैंडमली, उसको तुम टर्बुलेंट फ्लो बोल सकते हो. तो तुम अपने घर पे अगरबत्ती जला के देख सकते हो, जब फ़ैन बंद है, रूम बंद है, ओके, और कोई हवा नहीं आ रहा है, कोई विंड नहीं है, तो उसमें से जो स्मोक निकलेगा वो एकदम स्ट्रेट ऊपर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो. और अगर जैसे ही फ़ैन चालू हो गया या एयर के पार्टिकल्स उसके ऊपर इधर उधर होने लगे, तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है. तो बेसिकली तुम लोग को इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, तुम खाली लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का डेफिनेशन बाय हार्ट कर लेना. So what is laminar flow? Steady flow in which adjacent layers move over one over the other, और हर लेयर की वेलोसिटी फिक्स्ड होती है. और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? इट इज़ रैंडम फ्लो. ओके, द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूसली, दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो. और आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर देखते हैं. अब पहले तो हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं. आखिर देखो, मैं बोल रहा था कि अगर लिक्विड बहुत तेज़ चलेगी तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा, तो आखिर कोई तो एक लाइन होगा ना, कोई तो एक वेलोसिटी होगी, जिससे ज़्यादा हुआ तो टर्बुलेंट और उससे कम हुआ तो स्ट्रीमलाइन. तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं बच्चों द वेलोसिटी. वो वेलोसिटी जिसके बाद स्ट्रीमलाइन क्या बन जाती है, टर्बुलेंट, इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. सो द वेलोसिटी बियॉन्ड विच, जिसके आगे क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो विल बिकम टर्बुलेंट, इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. तो वो वेलोसिटी जहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो विल, उससे ज़्यादा होने पे क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो विल बिकम इक्वल टू टर्बुलेंट, सच ए वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. और क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है बच्चों. क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है आर एन ईटा अपॉन रो डी. तो ध्यान से सुन लेना टर्म्स का, मतलब आर एन मतलब रेनॉल्ड्स नंबर,
ओके, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डी मतलब डायमीटर ऑफ द पाइप। ये फॉर्मूला है। अगर इसी फॉर्मूलाज को थोड़ा रीअरेंज किया जाए तो हमको रेनॉल्ड्स नंबर भी मिल जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर का आंसर आएगा वी सी रो डी अपॉन ईटा। वी सी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डी मतलब डायमीटर ऑफ द पाइप और ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ऐसा देखा गया बच्चों कि अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम होगी ना, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम होने पे स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, राइट, ऐसा देखा गया। अगर 2000 से ज़्यादा होगा ना तब टर्बुलेंट, और 1000 और 2000 के बीच में एक टर्बुलेंट भी होता है कभी कभी, वो डिपेंड करता है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है थोड़ा, कभी स्ट्रीमलाइन होता है कभी टर्बुलेंट होता है। बट बाय एंड लार्ज तुम मान के चलना, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 है, 1000, तो वो कौन सा फ्लो होगा, 1000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन, 2000 से ज़्यादा है तो पक्का टर्बुलेंट फ्लो होगा, मतलब रैंडम फ्लो होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2000 और 1000 के बीच में, तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, राइट, वेलोसिटीज़। तो रेनॉल्ड्स नंबर को कोई यूनिट नहीं होता, तो अगर उसकी यूनिट और डायमेंशन पूछ लिया गया तो लॉटरी लग गई, समझ लेना, कुछ लिखना ही नहीं है ही नहीं डायमेंशन और यूनिट, राइट। तो रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो मैंने लिखा है, देखो, स्ट्रीमलाइन, 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट, और 1000-2000 के बीच में अनस्टेडी, मतलब अनप्रिडिक्टेबल, कुछ बोल नहीं सकते क्या होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, देखो ये बच्चों, ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये गवर्नमेंट बुक से लिया है मैंने, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे बच्चे याद रखेंगे, ये तो प्रैक्टिस करके ही जाना है तुमको, राइट। तो ये डिफरेंसेस है ना, डिफरेंसेस, ये प्रैक्टिस करके जाना। डिस्टिंग्विश बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मतलब अगर तुम मुझसे पूछो कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस कितने हैं, तो मैं बोलूँगा 90% है। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, देखो, तुम जानते हो विस्कोसिटी क्या होता है, बस उसको वर्ड्स में डालना है खाली। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कि अगर कोई वेसल है मेरे पास, और उस वेसल में से अगर मैं हनी को पोर करूँगा ना, हनी को, तो हनी इतना फटाफट नहीं गिरता वेसल में से, एकदम धीरे धीरे गिरता है वेसल में से। नॉट ओनली दैट, अगर वही पानी होता तो फटाक से फ्लो होने लगता है, राइट। तो हनी मतलब क्या होता है, स्लो मोशन में चलता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो इसीलिए तुम बोल सकते हो कि हनी में विस्कोसिटी ज़्यादा है, राइट। तो विस्कोसिटी होता है क्या बेसिकली, हाउ डू यू डिफाइन विस्कोसिटी, द फ्रिक्शन विद इन द लिक्विड एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड द सराउंडिंग्स। मतलब खुद के अंदर जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फ्लूइड के अंदर, और ऑफकोर्स हम भी अगर फ्लूइड के अंदर जाके चलेंगे तो हमारे ऊपर भी फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। लिक्विड का फ्रिक्शन को विस्कोसिटी बोलते हैं। So the friction within the fluid itself and between the fluid and the surrounding is called as viscous force, and the property is called as viscosity. Viscosity, या तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो viscosity को, viscosity is the property by because of which there is a relative motion between the different layers of the liquid is opposed. Opposed मतलब उसके ऊपर एक viscous force लगता है, जिसको ड्रैग, viscous drag भी कहते हैं, viscous drag भी कहते हैं। ये अपोज करता है मोशन को। इन अदर वर्ड, जब एक फॉर एग्जांपल हनी अगर किसी सरफेस पे चलने की कोशिश करेगा, ओके, या हनी के किसी दो लेयर्स के बीच में ही क्या होते हैं, देयर विल बी अपोजिशन बिटवीन द टू लेयर्स, और उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी, राइट। तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन याद रखना, ओके, विस्कोसिटी का डेफिनेशन याद रखना। ऑफ कोर्स अगर कोई विस्कस फोर्स है, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सॉलिड्स के लिए पढ़ा है हमने, तो वैसे इस फोर्स का भी तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा ही, नहीं होगा ही होगा 100%। ये तो मैं तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुका, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, dv/dx या डेल्टा v/डेल्टा x, दोनों तरह से लिख सकते हो। हाँ बच्चों ध्यान से सुनना, सी तुमको लगता नहीं कि इसका फॉर्मूला होगा, न्यूटन ने इसके भी बारे में सोचा होगा, जब उसने सारे फोर्स के बारे में सोचा तो इसके भी बारे में सोचा होगा। हाँ बच्चों सोचा है उसने, एंड ही हैज़ गिवन फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्को, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान से सुनना, उसने बोला कि दो लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ईटा ए dv/dx। किसी भी दो लेयर के बीच में विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ईटा ए dv/dx। ईटा एक कांस्टेंट है, मतलब विस्कस फोर्स एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, राइट। तो ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, और इससे हम लोग को ईटा का यूनिट निकालने में आसानी हो जाएगी। ईटा विल बी इक्वल टू, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, fdx/adv, fdx/adv, दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर एंड मीटर पर सेकेंड। तो ये dv का वेलोसिटी का मीटर नीचे लिखता हूँ, सेकेंड ऊपर। तो देखो आंसर आ गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। हालांकि इसकी डायमेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेजरमेंट चैप्टर में, तो एक बार डायमेंशन भी देख लेते हैं। न्यूटन मतलब m1 L1 T-2 फोर्स ना, सेकेंड मतलब T1, और मीटर स्क्वायर मतलब L2।
अब इसको टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर लो तो आंसर आएगा ml-1 t-1। तो इसकी डायमेंशन याद रखना, बार बार निकालते थोड़ी बैठोगे एग्जाम में, इसकी डायमेंशन याद रखना। कुछ कुछ चीज़ों की डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए, राइट। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, फोर्स, एनर्जी, राइट, ये सब डायमेंशन याद रखने हमेशा। सो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में। और कैसे पूछेंगे, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो तुमको आंसर लिखना है, इट स्टेट्स दैट द विस्कस फोर्स बिटवीन 2 layers ऑफ लिक्विड और ऑन एनी 1 layer इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड एरिया ऑफ द लेयर। ओके, ठीक है। स्टोक्स लॉ क्या है, देखो बहुत ही मजेदार लॉ है। स्टोक्स लॉ क्या कहता है बच्चों, देखो, इट सेज दैट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पेरिकल बॉडी, याद रखना स्टोक्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, स्पेरिकल बॉडी के लिए। तो द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पेरिकल बॉडी मतलब स्पेरिकल बॉडी है तो उसके बाद रेडियस होगा। द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पेरिकल बॉडी इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे। द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पेरिकल बॉडी इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। लिख रहा हूँ यहाँ पे, F इज इक्वल टू व्हाट, 6 पाई ईटा RV। द विस्कस फोर्स मतलब वही अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ मतलब समझो ना, अगर विस्कस फोर्स मतलब अपोजिंग फोर्स है, मतलब अगर वो नीचे आएगा तो विस्कस फोर्स उस पर ऊपर एक्ट होगी। अब ये डायग्राम गवर्नमेंट बुक ने क्यों बनाया भगवान जाने, मतलब वो लोग दिखाना क्या चाहते हैं, बट जनरली ऐसा मान के चलना कि अगर ये कोई स्फीयर है और अगर वो नीचे, उसकी वेलोसिटी ऐसी है ना, तो विस्कस फोर्स उल्टा लगेगा उसके ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ। अगर बॉडी ऊपर जाएगी तो विस्कस फोर्स नीचे की तरफ, लेकिन लिक्विड में जाना चाहिए, क्योंकि विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए। फ्लूइड मतलब दोनों ना, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। तो व्हाट इज स्टोक्स लॉ, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ये फॉर्मूला याद रखना, ओके। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम एक डेरिवेशन भी करने वाले हैं अभी 2 मिनट में। लेट अस कंटिन्यू। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये एक स्पेरिकल बॉडी है और इसको मैं एक मीडियम में रख लेता हूँ, और लेट अस से दैट स्पेरिकल बॉडी की डेंसिटी है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ रो। इस बॉडी की डेंसिटी रो है और ये जो मीडियम है ना, इसकी डेंसिटी सिग्मा है। तो एक स्पेरिकल बॉडी है जो तुमको समझ में आ गया क्या हुआ होगा, वो एक मीडियम में चल रही है, नीचे की तरफ चल रही है, समझ लो। ओके, तो ध्यान से सुनना बच्चों, उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, देखो ध्यान से सुनना, कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। पहले तो mg तो एक्ट होगा ही, वेट, क्योंकि वो नीचे चल रही है ना, इसलिए विस्कस फोर्स एक्ट होगा ऊपर की तरफ, 6 पाई ईटा RV। ओके, और एक फोर्स लगेगा। देखो हम अगर पानी के अंदर जाते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट। तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स, और दूसरा mg। तो मान के रखना कि ड्रॉप नीचे आ रहा है ऐसे। अब मैं तुम लोगों को पहले कुछ सिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुनो, लेट अस से दैट mg तो कांस्टेंट होगा, समझो mg है 50 किलो, या mg का वैल्यू आ गया 500, ठीक है। अपथ्रस्ट हमेशा mg से कम होगा, नहीं तो नीचे कहाँ से आएगा, नीचे आ रहा है मतलब अपथ्रस्ट कम है। तो लेट अस से अपथ्रस्ट की वैल्यू है 200। और ये जो 6 पाई ईटा RV है ना बच्चों, इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, समझो ये मान लो इसकी अभी फिलहाल करंट वैल्यू 100 है, लेट अस अज्यूम दैट। अब जैसे जैसे ड्रॉप नीचे जाएगा ना, वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी बढ़ता जाएगा। तो 100 के बाद ये 200 होगा, 200 के बाद 100 के बाद ये 150 होगा, 150 के बाद 175 होगा, फिर कभी ना कभी 200 होगा, कभी ना कभी 300 होगा, राइट और नॉट। अच्छा ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना बस। अब क्या होगा, देखो नीचे वाला फोर्स 500 और ऊपर वाला फोर्स कितना हो गया, 200 प्लस 300 कितना हो गया, 500। जब ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और अगर नेट फोर्स 0 होगा ना तो बॉडी जो वेलोसिटी से चल रही थी ना, उसी वेलोसिटी से चलेगी। मतलब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ते जाती है, 2 3 4 5 6, और कभी ना कभी एक स्टेज पे क्या होता है, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स इक्वल हो जाते हैं, तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद बॉडी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरती है, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। मैं तुमको समझाता हूँ, सुनो। सोचो ना, क्लाउड्स कितने ऊपर होते हैं, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर ऊपर होते हैं क्लाउड्स। अगर रेन ड्रॉप्स क्लाउड्स में से नीचे गिरते होंगे तो सोचो वो कितने हाइट से नीचे गिर रहे हैं।
अब जब वो उतने हाइट से नीचे गिरे, अगर उनकी वेलोसिटी बढ़ती ही गई ना बच्चों, तो उनकी वेलोसिटी इतनी खतरनाक हो जाएगी कि हमारे बॉडी को पेनिट्रेट कर जाएंगे, राइट। बट ऐसा नहीं होता, उसका रीज़न है वो कुछ दूर तक तो नीचे गिरते हैं, बाद में उनकी वेलोसिटी स्पीड बढ़ती है कुछ देर तक और उसके बाद में स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, और इसी कांस्टेंट स्पीड को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जो हमको ढूंढना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी पे ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स इक्वल हो जाता है, याद रखना। ओके, सो व्हेन बॉडी गेन्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, व्हेन बॉडी अटेन्स, लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट, व्हेन बॉडी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, व्हेन बॉडी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, हमको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है तो उसका कंडीशन तो डाल दूँ, व्हेन बॉडी या स्पीयर अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, तो होता क्या, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, तो होता क्या ऐसे सिचुएशन में, अपवर्ड, टोटल अपवर्ड फोर्स बिकम्स इक्वल टू और डाउनवर्ड फोर्स। अभी हो जाएगा डेरिवेशन 1 मिनट में। देखो ऊपर की तरफ कौन से फोर्स लगे, एक तो 6 पाई ईटा आरवी और एक लगा अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द मीडियम की डेंसिटी सिग्मा दी है मैंने तुमको, राइट। और डाउनवर्ड फोर्स तो एक ही है, डाउनवर्ड फोर्स इज mg। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाउनवर्ड फोर्स, mg, राइट, mg। सो 6 पाई ईटा आरवी तो विस्कस फोर्स है, और अपथ्रस्ट को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपथ्रस्ट कैन बी रिटन एज, अपथ्रस्ट को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। ओके, वॉल्यूम ऑफ द, ये पूरा का पूरा सॉलिड है ना, मीडियम के अंदर है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी सेम एज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो जो बच्चे नहीं जानते ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक्चुअली होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इस केस में इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सॉलिड मीडियम के अंदर है, इंटू डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंटू जी, दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड। मास ऑफ द सॉलिड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू जी। तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू वॉट, इट विल बी इक्वल टू वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। अब मैं अगले पेज पे चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे, ओके, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, तो 6 पाई ईटा आर वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू वी कॉमन, रो माइनस सिग्मा कॉमन, जी कॉमन। देखो वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी था, तो मैंने वी को कॉमन ले लिया। अब मेरे ख्याल से ना मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ, स्पीयर है ना, ये देखो, ये गड़बड़ मत करना, ये वेलोसिटी और ये वॉल्यूम है, इसलिए गड़बड़ मत करना बोल रहा हूँ, राइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4, काट मत लेना वी और वी को, ये वेलोसिटी वाला वी है, ये वॉल्यूम वाला वी है। ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। रो कट जाएंगे दोनों तरफ, सॉरी पाई कट जाएंगे, नॉट रो, पाई। और ये मेरे ख्याल से आर कैंसिल होगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, और शायद ये 2 2 और ये 2 3, ठीक है। तो इधर v बचा और ये 3 ईटा नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 2/9 ईटा, ओके, और आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक्चुअली होता यही है कि कोई भी बॉडी है ना, कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ता थोड़ी जाएगा उसका, एक स्टेज पे आके ऐसा पक्का होगा कि नीचे वाला वेट इक्वल टू, नीचे वाला mg इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स, तो नीचे mg और वो फोर्स इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी एक स्टेज के बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द लॉजिक। ये तुम्हारे टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला है, और डेरिवेशंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले डेरिवेशन लिख लेने का, उसके बाद में स्पेस छोड़ के रखने का पहले ही स्टार्टिंग में, और फिर लिखने का कि ईटा मतलब क्या, आर मतलब क्या, छोटा वी मतलब क्या, बड़ा वी मतलब क्या, वो सब लिखने का, ये बड़ा वी वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू द डेरिवेशन, दिस इज हाउ यू डू द डेरिवेशन, दिस इज योर आंसर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब, ओके, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हमारा आखिरी आर्टिकल है, इसके बाद में मेरे ख्याल से बर्नौलीज थ्योरम स्टार्ट होता है, और बर्नौलीज थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, राइट। अब समझो एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ऐसा इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसकी डेंसिटी नहीं बदल सकती है, उस लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, और ठीक है, एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है जो एक पाइप में जा रहा है, जहाँ पे एरिया अलग अलग है। समझो यहाँ पे एरिया कुछ और है, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एरिया को मैं, यहाँ के एरिया को मैं A1 मान लेता हूँ, ओके। यहाँ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है,
और यहाँ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो A2 है। यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना इसका पाइप का ऐसे, ये वाला एरिया जो है ना इसको अप्रॉक्सीमेटली A2 मान लो, चलो A2। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। तो ऑल ऑफ यू लिसन ये केयरफुली। सो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, A1, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को क्या मान लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को A2 मान लो। अब ध्यान से सुनना बच्चों, तुम्हारा पानी भी इनकम्प्रेसिबल है, जो लिक्विड जा रहा है वो इनकम्प्रेसिबल है और दब नहीं सकता, और पाइप भी फूक नहीं सकता ऐसे। मतलब एक बात तो पक्का है कि जो पानी अंदर जाएगा उसे बाहर आना पड़ेगा। अगर यहाँ से 10 किलो पानी भेजा तो वहाँ से 10 किलो बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी होगा क्या उसका, वो पाइप में रुक नहीं सकता। अगर तुमको एक्स्ट्रा पानी रुकाना है फॉर एग्जांपल, तो या तो दो ही चीज़ होना चाहिए, या तो पानी को कंप्रेस करना पड़ेगा, या दूसरा क्या, पाइप को जाड़ा करना पड़ेगा। वो दोनों नहीं हो सकता, याद रखना कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो जितना मास अंदर जाएगा उतना मास आगे वाले पाइप से बाहर भी आना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है, बस याद रखना। अब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों, इसका लेंथ तो GH है, डिस्टेंस को GH लिखा है, और यहाँ पे SR लिखा है। मैं लिख रहा हूँ, बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। क्या होता है देखो, सी मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन एरिया A1, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन रीजन, इनफैक्ट एरिया मत लिखो, इन रीजन EFGH, let us say that is equal to mass of liquid leaving which region, you know, PQRS। समझो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक पानी भेजा, इसमें let us say यहाँ से यहाँ तक पानी भेजा, यहाँ से यहाँ तक जब पानी एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में पानी गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक आगे शिफ्ट हुआ पानी। मतलब यहाँ पे मास इतना एंटर किया ना, ओके, तो यहाँ पे इतना मास शिफ्ट हुआ आगे की तरफ। मतलब मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग इन दिस सेक्शन विल बी इक्वल टू मास ऑफ द वाटर एंटरिंग इन दिस सेक्शन। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसा होना ही चाहिए ना, मास ऑफ वाटर एंटरिंग शुड बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर एग्जिटिंग। समझो ऐसा हुआ, ऐसा राइट, कि मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे मैंने कुछ मास पानी डाला, ऐसे 2 किलो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ टाइम डेल्टा टी में। तो ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, मैं लिख सकता हूँ मास का फॉर्मूला क्या है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया इंटू लेंथ GH इंटू डेंसिटी। देखो वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ GH इंटू डेंसिटी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका एरिया अलग है ना, A2 इंटू इसका लेंथ SR इंटू डेंसिटी। ओके, अब देखो एक्चुअली GH मतलब क्या हुआ, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड हुआ। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम, V1 इंटू डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, A2 इंटू व्हाट, V2 इंटू डेल्टा टी। क्योंकि यहाँ पे पानी का स्पीड अलग है, यहाँ पे पानी का स्पीड अलग है ना। तो ऐसा देखा गया बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर डेल्टा टी में यहाँ पे पानी चला E से F तक, डेल्टा टी में पानी चला E से F तक, यहाँ पे E से F तक चला, तो यहाँ पे P से Q तक चला। ऐसा देखा गया कि यहाँ पे अगर पानी E से F तक चला तो यहाँ पे P से Q तक चला। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन दोनों जगह पे क्या होगा, वेलोसिटी अलग होगी, वेलोसिटी अलग, क्योंकि यहाँ पे पाइप ज़्यादा जाड़ा है और यहाँ पे पाइप पतला है। नॉट ओनली दैट इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो अलग अलग है। तो मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग इन द रीजन EFGH इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड लीविंग द रीजन PQRS। तो मैं लिख सकता हूँ मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया इंटू लेंथ, वही पायर स्क्वायर H या पायर स्क्वायर L, मतलब एरिया इंटू लेंथ ही तो हुआ। यहाँ पे पानी कितना लेंथ आगे गया GH, और यहाँ पे कितना आगे गया SR। और लेंथ कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेस वेलोसिटी इंटू टाइम कट गया, डेंसिटी भी कट गया, रो भी कट गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू व्हाट, A2V2। और याद रखना बच्चों, इसी इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पे
एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और ये हम जानते भी हैं। अगर हमारे हाथ पे एक पाइप है फॉर एग्जांपल, अगर हम उस पाइप के नोजल पे उंगली रखते जाए ऐसे थोड़ा थोड़ा, तो जितना भी हम होल को छोटा करते जाएंगे ना, पानी का वेलोसिटी बढ़ने लगता है। ओके, तो फॉर अ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यू कैन राइट A1V1 इज इक्वल टू व्हाट A2V2, A1V1 इज इक्वल टू व्हाट A2V2। या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि A1V1 क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक पानी गया टाइम डेल्टा टी में ना, वॉल्यूम देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना, वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 क्या होगा, V1 होगा, V1 कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, है कि नहीं, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट एरिया इंटू लेंथ, दैट इज व्हाट वी कैन डू। तो अगर मैं वॉल्यूम अपॉन टाइम निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों, A1 L1 बाई डेल्टा टी, समझो ना, ऐसे मैंने निकाला। और लेंथ अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी, तो ये हो गया A1V1, ये हो गया वेलोसिटी। मतलब इसका मतलब क्या, मुझे क्या पता चला, सुनो ना बच्चों, मुझे क्या पता चला कि वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसको फ्लो रेट भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, मैं सब लिखता हूँ, डोंट वरी। द वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या dV बाई dt, देखो जो dV बाई dt यहाँ पे होगा वही वहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे A1V1 है तो वहाँ पे A2V2 आंसर आएगा, और A1V1 A2V2 इक्वल है, तो याद रखना dV बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक सेकेंड से समथिंग रॉन्ग विद द पेन, डोंट वरी, मैं अभी कुछ देख लेता हूँ क्या हुआ। dV बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स द फ्लो रेट इन अ पाइप इज कांस्टेंट, dV बाई dt कांस्टेंट होता है, और उसका फॉर्मूला याद रखना है AV। मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दे देता हूँ, तुमको काम आएगा। dV वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसका फॉर्मूला होगा AV। और अगर मास पूछा ना, व्हाट इज द मास ऑफ द, अगर मास पूछा गया ना बच्चों, व्हाट इज द मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग और एग्जिटिंग द पाइप, तो ऐसे लिखने का dm बाई dt। देखो वॉल्यूम और मास में एक ही है ना, खाली की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो, A, ये V वेलोसिटी वाला, रो, याद रखना। तो अगर एग्जाम में पूछेंगे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूछेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, और ये आंसर आता क्यों है, क्योंकि मास एंटरिंग इन टाइम t शुड बी इक्वल टू मास लीविंग इन टाइम t। ओके, अगर टाइम t में कुछ मास एंटर कर रहा है तो कुछ मास को बाहर भी तो आना पड़ेगा। तो टाइम t में यहाँ पे कितना मास एंटर किया, EFGH में जो भी मास है, और वहाँ से कितना निकला बाहर, PSQR में जितना भी है, राइट। तो उन दोनों को इक्वेट कर लिया, आंसर आ गया, राइट। तो दैट्स ऑल, इसी के साथ हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स खत्म कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू स्टूडेंट्स।